बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज की हम इस वीडियो में हम ख्वाजा नसारुद्दीन अबैदुल्लाह अहरार की सोने याद को पेश कर रहे हैं, जो कि तस्वुफ के बारे में अपनी गहरी बसीरत के लिए मशहूर रूहानी आलम है। बयानिया इनकी इब्तदाई सालों अहम तालीमात और इसकी तारीखी तनाज़ को अहाता करता है जिसमें इन्होंने काम किया। रूहानी अदब और अमल में इनकी शराकत का ज़्यादा रहेगा। हमारा मकसद जदीद रूहानी मंजरनामे में इनके काम की अहमियत को उजागर करना है। अबू हमीद मोहम्मद बिन मोहम्मद तुसी अल गज़ाली, जिसे करून वस्ती के यूरोप में आमतौर पर गज़ाली के नाम से जाना जाता है, जिसे लातीनी अल-जज़ल्स या अंग्रेज़ल्स के नाम से भी जाना जाता है, एक फारसी सुन्नी मुस्लिम वो थे। वो इस्लामी तारीख में सबसे मुमताज़ और बाअसर फ़िक़ी शायर, कानूनी नज़रियाती मुफ्तियों और फ़लसफ़ियों, महर व अजाद, मंतक़दान और अरफान के तौर पर जाने जाते हैं। अल-गज़ाली 1058 ईस्वी में तौस में पैदा हुआ था, जो कि सल्जूकी सुल्तानत का हिस्सा था। वो एक मुस्लिम अस्कॉलर, माहिर करमून, अक़ीदत पसंद और फ़ारसी नस्ल के रूहानी पसंद थे। वो तबरान ज़िला तौस खरसान, जो अब ईरान का हिस्सा है, के एक कस्बे में पैदा हुए। जब सल्जूकियों ने बगदाद में दाखिल हुए और शिया मुरीद अमीर अल आर्स को ख़त्म करने के कुछ ही अरसे बाद उन्होंने खिलाफत पर सल्जूक के असर और रसूख का आगाज़ हुआ। जब सल्जूक खानदान का असर बढ़ता गया तो अबू सुलेमान दाऊद जाफरी बेग ने 1056 में अपनी बेटी अरसलान खातून खतीजा से खलीफा अल कासिम से शादी की। एक बाद मर्ग रवायत है जिसकी सदाकत पर हालिया वजीफा में सवाल उठाया गया। यह है कि इनके वालिद गुरबत में मर गए थे और नौजवान अल-गज़ाली और अपने भाई अहमद को एक सूफी के सुपुर्द कर दिया। अल-गज़ाली के हम असर और पहले सोने नगार अब्दुल अजीज फारसी ने सिर्फ ये लिखा है कि अल-गज़ाली ने फ़िक़ा, इस्लामी फ़िक़ा की तालीम अहमद रज़ाकाई, एक मुकामी उस्ताद और अबू अल फरमाती नक्शबंदी सूफी से हासिल की और टुस की थी। तालीम हासिल की टुस की थी कि जो मुमताज़ फ़िक़ा और माहिर अहलियात और अपने वक्त के सबसे नुमायां मुसलमान स्कॉलर थे। दोस्तों, शायद गरगन में मुताला के एक औरसे के बाद निशापुर 1085 में अल-जुवैनी की मौत के बाद अल-गज़ाली निशापुर से रवाना हुए और सल्जूक सुल्तनत के ताकतवर वजीर निज़ामुल मलक के दरबार में शामिल हुए, जिसका मरकज इस्फहान में था। इन्हें मजहब की चमक और मजहबी रहनुमाओं में मुमताज़ की अलक़ाबात से नवाजा के बाद निज़ामुल मुल्क ने जुलाई 1091 में अल-गज़ाली को इस वक्त के सबसे बावकार और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग प्रोफेसरी के ओहदे पर पहुंचा दिया, निज़ामिया बगदाद में मदरसा से। इसे 1095 में एक रूहानी बहरान का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में कुछ कयास आराइयाँ तभी की वजह से हुई। इन्होंने अपना कैरियर तर्क कर दिया और मक्का की ज़ियारत के बहाने बगदाद छोड़ दिया। अपने ख़ानदान के लिए इंतजामत करते हुए उन्होंने अपनी दौलत को ठिकाने लगाया और एक मुतसबाना तर्ज जिंदगी अपनाया। सोने नगार डक्कन मकलोन के मुताबिक इल्मी काम से परहेज करने का मकसद रूहानी तजरिया और कलाम और रवायत के ज़्यादा आम फहम का मुकाबला कर रहा था। दमिश्क और यरूशलेम में कुछ अर्सा गुजारने के बाद 1096 में मदीना और मक्का के दौरे के साथ वो अगले कई साल अजला तन्हाई में गुजारने के लिए तौस वापस आए। तन्हाई रियासती सरपरस्ती में चलने वाले अदारों में पढ़ाने से परहेज करने पर मुश्तमिल थी, लेकिन उन्होंने अपने बनाए हुए जाविया, निजी मदरसा और खानका सूफी लाज में शाया किया, ज़ाहिरीन का इस्तकबाल करना और पढ़ाना जारी रखा। अहमद संजर के वजीर आला फ़ख्रुल मुल्क ने अल-गज़ाली पर जोर दिया कि वो निशापुर में निज़ामिया की तरफ वापस जाए। अल-गज़ाली ने 1106 में हचकिचाते हुए इस डर से कि वो और इसकी तालीमात मज़ामत और तनाज़ात का सामना करेंगे, हचकिचाते हुए सर तस्लीम खान कर दिया। बाद में वो तौस वापस आए और 1110 में सल्जूकी सुल्तान मोहम्मद अव्वल के वज़ीर आज़म के
तरफ से बगदाद वापसी की दावत को मुस्तरद कर दिया। इनका इंतकाल 19 दिसंबर 1111 को हुआ। अब्दुल गफ्फार अल फारसी के मुताबिक इनकी कई बेटियां थीं, लेकिन कोई बेटा नहीं था। तो दोस्तों, अबू हामिद मोहम्मद इब्ने मोहम्मद अल गजाली जो 1111 ईस्वी में 53 साल की उम्र में फौत हुए, की कब्र अब भी इस शान और एहतराम के मुंतजर है जो 2 साल पहले एक मैगजीन में जिक्र किया गया था कि अल गजाली की मकबरे की बुनियादें जो असल में सुलजोग फन तमीर की खसूसियत के साथ उठ कोई तौर पर बनाई गई थी, इस बात का अंदाजा लगाती हैं कि ये जगह एक बार कैसी थी। ये जगह गालबन हमला और मज़कूरों की तबाही से नहीं बच पाई थी, जो 13वीं सदी के पहले निज़्म में इन सरजमीन से गुजरे थे। इस जगह की तबाह हालत पर तशद्दुद दौर की गवाही देती है। ताहम आज कब्र को छोड़ दिया गया, दरारों को छुपाने के लिए बदसूरत प्लास्टर वर्क के चंद टुकड़ों को छोड़कर आसारे कदीमा के इस खजाने को बहाल करने के लिए कुछ नहीं किया गया। नजरअंदाज करना और भी हैरान होना है, क्योंकि ईरान तारीखी अहमियत के हामिल कब्रों को महफूज करने में बहुत कोशिश करने के लिए जाना जाता है। ईरानी फाउंडेशन एंड जनरेटर इंस्टीट्यूशन के एक बयान के मुताबिक आज ईरान में 8167 इमामजादे, 12 इमामों के बेटे और पोते के मज़ारात हैं। बाज़ राय के मुताबिक इमामजादा के मज़ारात कहलाने वाले बहुत से मज़ारात के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद उभरे थे। इस सिलसिले में गजाली का मकबरा तनहा नहीं है। ये कहना जरूरी है कि फारसी आलम निज़ामुल मुल्क का मकबरा भी अच्छी हालत में नहीं है। हालांकि ये गजाली के मकबरे से बेहतर था, जैसे कि मालूम हुआ है कि दोनों नाम जो एक ही जोग्राफिया के लोग हैं, इस्लामी तहजीब की तारीख में एक गैर मामूली मुकाम रखते हैं। इस्लामी रियासत के फलसफे पर निज़ामुल मुल्क का असर और फिक्र पर गजाली का असर नाकाबिले तरदीद है। सदियों पहले गजाली ने बड़ी गहराई से कहा था, हमारे दोस्त, तेरा दिल एक चमकदार आईना है, तुम्हें इस पर जमा होने वाली गर्दो गुबार से इसे साफ करना चाहिए, क्योंकि इसका मुकद्दर अल्लाही राजों की रोशनी को मुतक्स करता है। अगर इनके मकबरे में से गर्दो गुबार को हटा दिया जाए तो ये शायद अल गजाली की जिंदगी और इस दुनिया में काम करने की अक्कासी करेगा, जिसे इसकी तालीमात के पहले से ज्यादा जरूरत थी। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कल हम सूफी अस्कालर मंसूर अल हलाज की स्वाने याद को पेश करेंगे। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।